20 नवंबर को आरबीआई के गवर्नर ने एक बयान दिया कि आरबीआई रुपए के लेवल की टारगेटिंग नहीं करता है, यानी एक्सचेंज रेट में आरबीआई दखल नहीं देता है। तो रुपया कमजोर या मजबूत जो होता है वो मार्केट फोर्सेस तय करती हैं उसको। उनका ये बयान काफी भारी पड़ा मार्केट पे और उसके बाद अगले दिन से रुपए में जबरदस्त कमजोरी शुरू हो गई। एक दिन तो 1% गिरा था, यानी अगर 88 रुपए का आप 1% निकालें, 70-80% के आसपास एक दिन में गिरा। क्लोजिंग बेसिस पे काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली और उसके बाद से रुपया संभलने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार रुपए में बड़ी गिरावट हम देखने को मिल रहे हैं। इसका इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट में भी जोरदार तरीके से देखने को मिला और मार्केट संभल नहीं पा रहा है। तो क्या वजह है रुपए में इतनी बड़ी कमजोरी, यानी क्या वो एक बयान ही काफी है या और भी कारण है? क्या रुपया और कमजोर होगा और इससे क्या असर हो सकते हैं? आज के इस शो में इसी को समझने की कोशिश करेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है द एंड शो में। मेरा नाम नीरज है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, तो आपको ऐसे शोज की सूचना भी मिलेगी और आप इससे जुड़ भी पाएंगे, क्योंकि इस शो में हम सिर्फ नॉलेज नहीं शेयर करते, एक्शनेबल पॉइंट भी आपके लिए होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ये इतनी बड़ी जो वीकनेस देखने को हमें मिल रही है रुपए में, इसके पीछे के कारण क्या है और इससे क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो रुपए की ये कमजोरी क्यों है, ये है असली कारण और इसी को हम आज समझेंगे। तो पहले इस प्लेट को आप पढ़िए। द इंडियन रुपी फेल टू अराउंड 89.90, यानी 90 रुपए के आसपास पहुंच गया है ये पर यूएस डॉलर, हिटिंग अनदर फ्रेश रिकॉर्ड लो। ये रिकॉर्ड गिरावट है, इससे पहले कभी इतना कमजोर नहीं हुआ था। एंड सिग्नलिंग ए पोटेंशियल ब्रेक पास द की साइकोलॉजिकल 90 लेवल। 90 का स्तर एक साइकोलॉजिकल लेवल था। बहुत सारे एक्सपर्ट मानते हैं, जो चार्टिस्ट हैं, जो करेंसी मार्केट के हैं, कि 90 अब लग रहा है कि ब्रीच हो जाएगा, इसके ऊपर का रास्ता खुल जाएगा। और ये एकदम साफ अब दिख रहा है, क्योंकि पिछले 7-8 दिनों से रुपए में कोई स्ट्रेंथ की साइन नहीं दिख रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली वीक हो रहा है। क्या रीजन है? लैक ऑफ यूएस इंडिया ट्रेड डील एंड हाई टैरिफ्स कंटिन्यू टू वे ऑन सेंटीमेंट। भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील नहीं हो पा रही है, इतना हैवी टैरिफ लगा हुआ है, 25% रशिया ऑयल की वजह से, 25% अदरवाइज, यानी नेट 50% का टैरिफ यूएस ने हमारे ऊपर लगा रखा है। उसका एक बड़ा असर करेंसी के तौर पे हमें देखने को मिल रहा है और यही एक अनसर्टेनिटी। देखिए, बाजार को कभी भी अनिश्चितता नहीं पसंद है, वो किसी भी सेंस में हो, चाहे वो करेंसी की हो, इंटरेस्ट रेट की हो, टैरिफ की हो, पॉलिसी की हो। और ये अनिश्चितता बाजार पर भारी पड़ रही है, मनी मार्केट के लोगों के ऊपर भारी पड़ रही, क्योंकि रुपए में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सेकेंड क्वार्टर के बहुत ही तूफानी रिजल्ट आए जीडीपी के, उसके बावजूद करेंसी को कोई सपोर्ट नहीं मिला है। 8.2% की जीडीपी ग्रोथ से भी ना तो इक्विटी मार्केट को कोई सपोर्ट मिला और ना ही हमारी करेंसी को कोई सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि अगेन वही बात आ रही है कि वो ट्रेड डील हो नहीं रही है, जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट जो है और बड़ा हो रहा है और वो नुकसान अब नंबर्स में दिखने लगा है। इस पूरे दौर में अगर आप देखें तो 4.8% की डिक्लाइन है रुपए में इस साल, यानी कैलेंडर ईयर 2025 में रुपया लगभग 5% कमजोर हुआ है, जो एशिया की वीकेस्ट करेंसी है, वीकेस्ट परफॉर्मर बन गया है इन टर्म्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो उसकी वजह से आप देखिए सबसे कमजोर करेंसी बनी है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंटरवेंट टू कर्ब वॉलेटिलिटी बट लिमिटेड रूम फॉर फर्दर सपोर्ट लीड्स। ऐसा माना जाता है कि ऑफिशियली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई इंटरवेन नहीं करता है, लेकिन इनडायरेक्टली कभी सरकारी बैंकों के थ्रू या किसी और टूल्स के थ्रू रुपए को डॉलर बेच दिया या डॉलर खरीद लिया तो थोड़ा मैनेजमेंट होता है। हालांकि ऑफिशियली रिजर्व बैंक कह रहा है कि हम मैनेज नहीं करते, लेकिन सच ये है कि कहीं ना कहीं रुपए को मजबूत या कमजोर रखने की एक पॉलिसी होती है। अगर आरबीआई ये सोच ले कि नहीं, हमको रुपए को थोड़ा वीकन करना है, तो अपना हाथ हटा लेते हैं और रुपया वीकन होने लगता है। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि नहीं, रुपए को हमें वीकन नहीं करना है, तो वैसा ही परिणाम देखने को मिलता है। तो ये इतनी गिरावट के पीछे क्या वो एक स्टेटमेंट है कि मार्केट अपने हिसाब से डिस्कवरी कर रहा है, या रियल नंबर्स में भी कोई चीज देखने को आ रही है? इफ नो एग्रीमेंट इज रीच्ड,
यानी अगर अमेरिका के साथ एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है या कोई बातचीत फाइनल नहीं हो पा रही है, रेजिंग रिस्क ऑफ ए ड्यूरेबल ब्रीच ऑफ 90, अगर डील नहीं होती है तो ड्यूरेबल ब्रीच ऑफ 90 90 के ऊपर एक सस्टेन बेसिस पर रुपया जा सकता है, जिसकी पूरी संभावना अब दिख रही है कि 90 के ऊपर चला ही जाएगा। अब आप चलो देखिए कितनी कितनी वीकनेस आई रुपये की। पिछले एक महीने में ही अगर हम देखें तो चूंकि उस स्टेटमेंट के बाद रुपए में तगड़ी गिरावट देखने को मिली थी, तो 1.2% के आसपास गिर चुका है। एक साल में 5.8% की कमजोरी आई है। जब हमने पिछली बार आपको दिखाया था प्रीवियस में तो 4.8 था, वो इस कैलेंडर ईयर का है। अभी दिसंबर का पूरा महीना बाकी है, तो पूरा YOY आप लेंगे तो वो 5.8% रुपये वीकनेस है। 5 साल में 23% रुपया कमजोर हुआ है और 10 साल में 40% रुपया कमजोर हो चुका है। यानी रुपए में एक बड़ी वीकनेस आ चुकी है। आइए थोड़ा और इसको डीपेन करते हैं। अब ये आपके सामने है एक महीने का चार्ट। ये जो हरा कैंडल आप देख रहे हैं डॉलर वाला, ये वो दिन है जब उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया था आरबीआई गवर्नर ने, और उसके बाद ये हरा कैंडल बना था। एक दिन में जब रुपया 1%, सुनने में बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन जब 80 पैसे रुपया कमजोर होता है तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि मनी मार्केट, करेंसी मार्केट दशमलव के इधर 0 में चलता है, और वहां पे 80 पैसे की कमजोरी एक दिन में आई थी। तो ये वो ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है, और उसके बाद से आप देखिए लगातार ऊपर रुपया वीक होता गया, डॉलर मजबूत होता गया है। एक चार्ट और देखिए एक साल का। इस एक साल में अगर आप गौर से देखें तो पिछले साल जब दिसंबर से जनवरी का पूरा महीना देखेंगे तो वहां वीकनेस बढ़ती गई, मार्केट गिरता गया, और टिल मार्च रुपया काफी वीकन हुआ। मार्च से लेकर के आप कह सकते हैं कि मई तक रुपये में स्ट्रेंथ आई, मार्केट रिकवर हुआ था, इक्विटी मार्केट, रुपया मजबूत हो रहा था। वहां मई के बाद से उसमें कंसोलिडेशन कह सकते हैं, ऊपर नीचे हुआ, लेकिन जुलाई से सस्टेन्ड बेसिस पे रुपया हमारा कमजोर होता गया है, और इस समय बिल्कुल रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचा हुआ है, जो कि 90 रुपए एक डॉलर के भाव के बराबर पहुंच गया है। कुछ और चार्ट देखिए, 10 साल में ये वीकनेस है, ट्रेंड लाइन बिल्कुल साफ आपको दिख रही है कि रुपया कंटिन्यूअस वीक हुआ है। अगर 10 साल में आप देखें तो 40% की वीकनेस रुपए में आ चुकी है, क्योंकि तब 62-63 डॉलर के आसपास का भाव होता, 62-63 रुपए का भाव होता था, और अब वो 90 के आसपास है। तो 40% की वीकनेस यहाँ पे हमें देखने को मिल चुकी है। अब क्यों इतना कमजोर हुआ, ट्रेड डील नहीं हो पा रही, उसका ओवरहैंग बना हुआ है, उसका हैंगओवर है, और तमाम सारी चीजों के साथ अब आइए नंबर में देखते हैं क्या नंबर में चल रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा बिगड़ा है। अगर आपने दिवाली के आसपास के नंबर्स देखे होंगे तो गोल्ड इंपोर्ट दुगना हुआ है, डबल। गोल्ड इंपोर्ट की वजह से डबल धमाका हुआ, और चांदी का इंपोर्ट 4 गुना हुआ है। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका बिगड़ा, उसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसको कैड भी बोलते हैं, इज एक्सपेक्टेड टू डबल फ्रॉम $23 बिलियन, विच इज 0.6% ऑफ द जीडीपी इन FY25, टू $55 बिलियन, 1.3% ऑफ द जीडीपी इन 2026। यानी जो $23 बिलियन का हमारा कैड था लास्ट ईयर, वो अब बढ़ के $55 हो जाएगा इस वित्त वर्ष में। इस मूवमेंट को देख के साफ दिख रहा है, जो कि हमारे जीडीपी का 1.3% होगा। क्या 1.3% एक बहुत बड़ा नंबर है? हमें एकदम चिंता करनी चाहिए, परेशान हो जाना चाहिए? आगे इसको समझेंगे। Which is reflecting a decline terms of trade due to higher gold prices and risk of tariff impacting export. गोल्ड की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में $44 तक, $4400 तक गई थी, अभी भी वो उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। चांदी की कीमतें $57-58 तक गई, अभी वो उस रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो महंगा इंपोर्ट जब आप कर रहे हैं तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट का बैलेंस बिगड़ा, इसीलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ाया, और कैड आपका डबल होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही टैरिफ का चूंकि सेटलमेंट नहीं हो पाया अब तक, इसलिए जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका बिजनेस भी इंपैक्ट हो रहा है यहाँ पे। यानी कम डॉलर हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपैक्टेड है, और इंपोर्ट तो हमारा कंटिन्यू चल रहा। ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारी जरूरी चीजों को हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन क्या 1.3% का कैड बहुत चिंता की बात है?
चलिए इसको देखते हैं। A CAD of 1.3% of GDP is sustainable, but accompanied by the slowing FDI and portfolio inflow is concerning. 1.3% तो चलो एक बार मैनेज हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से एफडीआई, नेट एफडीआई हमारा जीरो था, एफडीआई नहीं आ रहा है और एफपीआई की सेलिंग जबरदस्त है मार्केट में। आप रोज देखते हैं कैश मार्केट में खूब बेच रहे हैं वो, तो उसकी वजह से भी डॉलर पे इंपैक्ट आ रहा है। डॉलर मजबूत हो रहा है रुपये के अगेंस्ट क्योंकि पैसे निकल के जा रहे हैं। तो 1.3% का कैच शायद मैनेजेबल होता, लेकिन उसके साथ जो ये दो चीजें और जुड़ गई हैं कि डॉलर की इनफ्लो कम हुई है, वो एक दिक्कत की बात है। दीज फंडामेंटल वुड आर्ग्यू फॉर ए न्यू वीकर रुपी। इस कॉन्टेक्स्ट में एफडीआई बहुत कम, एफपीआई की सेलिंग, गोल्ड और सिल्वर के हाई प्राइसेस और जबरदस्त इंपोर्ट, अगर यही फंडामेंटल रहे कि टैरिफ भी नहीं सेटल हो रहा है, तो फिर आपकी रुपए की और ज्यादा वीक होने का रास्ता प्रशस्त हो जाता है, मार्ग प्रशस्त हो जाता है, फिर उसको 90 के ऊपर भी रोकना मुश्किल होगा। सिल्वर लाइनिंग इज इफ, एक राहत है यहां पे, वो क्या है? इफ वीकर रुपी बूस्ट एक्सपोर्ट्स, अगर कमजोर रुपए की वजह से हमारा एक्सपोर्ट बूस्ट हो जाता है, यानी एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएगा। क्यों ज्यादा हो जाएगा? देखिए, हमेशा जब रुपी कमजोर होता है तो एक्सपोर्ट बढ़ता है, क्योंकि जब आप अपना माल बाहर बेचने जाते हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सब चीजें मिला के, अगर आपकी करेंसी वीक है तो आपका प्रोडक्ट सस्ता होगा और आप बाहर उसको बेच पाएंगे। तो अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है और इंपोर्ट बिकॉज ऑफ महंगे डॉलर की वजह से डिसइंसेंटिवाइज होता है, यानी गैर जरूरी जो आप कर रहे थे या थोड़ा कम इंपोर्ट होगा, अगर वो होता है तो शायद ये 1.3% का कैड सस्टेनेबल हो सकता है। लेकिन कंडीशंस अप्लाई है इसमें कि आपका जो एक्सपोर्ट बढ़े। अब एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा टैरिफ लगे हुए हैं। क्या ये एक स्ट्रेटजी है कि हम अपनी करेंसी को वीक करें जिससे हमारा एक्सपोर्ट वाइबल हो? क्योंकि अगर टैरिफ सॉल्व नहीं हो रहा है और इसी करंट एक्सचेंज रेट पे आप जा रहे हैं, तो शायद आपका एक्सपोर्ट या आपका माल वहां उतना सस्ता नहीं बिकेगा, और ऊपर से उसमें टैरिफ भी लग गया तो और महंगा हो गया। तो करेंसी को क्या वीक करें, ये एक पॉलिसी है? क्वेश्चन मार्क है। मुझे नहीं पता कि आरबीआई की सोच क्या है, सरकार की सोच क्या है। हो सकता है, मैं दावे के साथ नहीं सकता हूं कि एक पॉलिसी हो कि रुपये को थोड़ा वीकेंड करो जिससे एक्सपोर्ट वाइबल हो, क्योंकि टैरिफ तो डील हो नहीं पा रही। अगर टैरिफ डील नहीं हो पा रही तो एक टूल है हमारे पास कि हम अपनी करेंसी को थोड़ा वीकेंड रखें। इस वजह से क्या मैनेज हो पाएगा, अभी कहना मुश्किल है। वैसे जो भी ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं या जहां बहुत तेजी से हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनना चाहते हैं, वहां पे करेंसी बहुत स्ट्रांग रखना भी मुश्किल का काम है। करेंसी थोड़ा सा वीकेंड आपको करनी पड़ेगी। अब क्या ऐसी ही सोच आरबीआई की है? ये शायद वही बता पाएंगे, हम लोग नहीं बता सकते। फिर आगे देखिए आप, वीकनेस हैज ऑलरेडी टेकन ए प्लेस एज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझ लीजिए। रियल, जिसको या REER जिसको बोलते हैं, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हैज वीकेंड ऑलमोस्ट 10% ओवर द लास्ट ईयर फ्रॉम नवंबर हाई। नवंबर का जो था वहां से 10% कमजोर हो चुका है। ये क्या होता है? रियर क्या है? ये जो हम अभी केवल डॉलर और रुपए के संबंध की बात कर रहे हैं, लेकिन अदर करेंसी में भी हमारा ट्रेड होता है। अलग अलग करेंसी में, हम यूरो में भी ट्रेड करते हैं, हम किसी और पाउंड में भी करेंगे। उन सारी करेंसियों के बास्केट के अगेंस्ट जो हमारा इफेक्टिव रेट बनता है, विच इज कॉल्ड REER, उसमें भी वीकनेस है हमारी 10% की। इट इज ऑल्सो ऑलमोस्ट 6% बिलो द एवरेज ऑफ लास्ट 8 years। पिछले 8 साल में हमारा जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट था, वो अपने एवरेज से 8% एवरेज से नीचे है। यानी हम वीक हो रहे हैं लगातार करेंसी, नॉट ओनली डॉलर, अगेंस्ट मेनी अदर करेंसीज। तो इसलिए जो इफेक्टिव रेट है हमारा, वो भी दिक्कत पैदा कर रहा है। अब आप थोड़ा टैरिफ की तस्वीर समझिए। 50% का टैरिफ भारत के ऊपर लगा हुआ है यूएस की ओर से, जिसमें 25% वो रशिया की वजह से उन्होंने लगाया था, जिसकी अगर आप ऑयल वहां से ले रहे हैं तो 25% एडिशनल और 25% का नया टैरिफ लगाया, दोनों मिला के हो गए 50%। अब यहां पे लिखा है 34%। ये क्या खेल है?
दरअसल जितने भी प्रोडक्ट हम लोग भारत से भेजते हैं अमेरिका में, उसमें अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग टैरिफ लगता है। किसी पे 20 लगा हुआ, किसी में 25 लगा हुआ, किसी में 40 लगा हुआ, किसी में 50 लगा हुआ। सबका जब आप एवरेज निकालेंगे तो वो बैठता है 34%, जो कि पहले हमारा लगभग 1.5 से 2% होता था। मैक्सिमम 3% तक हमारा एवरेज रेट टैरिफ का था, ड्यूटी थी, जो अब बढ़ के 34% हो गई। इतना ह्यूज गैप इसमें क्रिएट हुआ है कि करेंसी पे इंपैक्ट तो आना ही है। अब आप देखिए, इफेक्टिव टैरिफ ऑन आसियान एशियन इकोनॉमीज आर 16%। दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ भारत पे लगा हुआ है। बाकी जो एशिया की दूसरी इकोनॉमीज है, दूसरी करेंसी है, उस पर इतना टैक्स नहीं है, क्योंकि ज्यादातर की टैक्स डील हो चुकी है, ट्रेड टैरिफ डील हो चुकी है, तो उनका इफेक्टिव रेट काफी नीचे है। हमारा उनसे दुगना और उससे भी 2% ज्यादा। 16% उनका है, 34% हमारा है। तो अगर इतना हैवी टैरिफ लेके हम बैठे हैं तो करेंसी तो वीक होनी ही है। तो इस कारण को भी ध्यान से समझिए। अब पूरी जो ये बातचीत हुई, इसका लब्बो लुआब क्या है, एक्शनेबल पॉइंट क्या है? देखिए, करेंसी हमारी वीक होगी और भी। उसका कारण ये है कि टैरिफ अभी हमें पता नहीं किस तरह सेटल होगा, किस रेट पे सेटल होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारा रियल इंटरेस्ट रेट है वो अभी भी काफी ज्यादा है। आप एक मोटा मोटा हिसाब समझिए, बेसिक गणित। यूएस की बॉन्ड यील्ड 4%, 4.09, उसको रफली 4% मान लीजिए। हमारे यहां की बॉन्ड यील्ड कितनी है? 6.5%। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 2.5%। तो यानी 2.5% नेट बेसिस पे आपकी करेंसी हर साल वीक होगी। अगर किसी साल नहीं हुई तो अगले साल 5% होगी। यही रीजन है कि इफेक्टिव रेट जो आता है, अब ये मैंने आपको एकदम बेसिक गणित बताया, REER के थ्रू आप जाएंगे तो ये 3.5% बैठता है। तो अगर आपकी करेंसी का वो लेवरेज नहीं है तो आपकी करेंसी और वीक होगी। इसीलिए बहुत सारे जानकार, एक्सपर्ट, विद्वान ये मान रहे हैं कि 90 एक साइकोलॉजिकल मार्क है। जैसे ही वो ब्रीच होगा, नए रास्ते खुलेंगे। फिर वो 92 भी हो सकता है, 93 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रेट हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर करेंसी इतनी वीक हो रही तो होगा क्या मार्केट में? देखिए, करेंसी अगर वीक है तो एक बेसिक चीज समझिए, हमारे जो FIIs हैं वो रोज बेच रहे हैं माल अपना। अगर करेंसी और वीक होगी तो उनका रिटर्न और कम होगा, क्योंकि उनको तो डॉलर में रिटर्न चाहिए ना। वो डॉलर लेके आए, रुपए में कन्वर्ट किया, इक्विटीज खरीदी। जब इक्विटीज बेचेंगे तो डॉलर रुपए मिलेगा, रुपए को फिर डॉलर में कन्वर्ट करेंगे और ले जाएंगे। तो अगर डॉलर उनका कम रिटर्न दे रहा है तो उनको फायदा नहीं होगा। इसलिए रुपया अगर वीक होता रहेगा, इन्वेस्टी कंट्री की करेंसी वीक हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट में दिक्कत आएगी। इसीलिए वो रुपए के कन्वर्जन पे बहुत फर्क पड़ेगा। तो एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि RBI अगर रेट कट करता है तो और ज्यादा करेंसी पे दबाव पड़ेगा। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे ऐसा लगता है कि करेंसी में अभी और वीकनेस आ सकती है, अगर कोई इंटरवेंशन नहीं किया गया तो। अगर इंटरवेंशन किया गया तो हो सकता है एक लेवल पे वो कंसोलिडेट करे, 4 6 8 महीने, साल भर गुजार सकता है। लेकिन इट इज ऑल डिपेंडिंग अपॉन द मूव फ्रॉम द सेंट्रल बैंक्स। तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो RBI की पूरी कहानी हमने आज समझी रुपए वीकनेस की, ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। $90, ₹90 पर डॉलर पहुंचना कंसर्न की बात है। और यही इस वक्त अपने मार्केट में भारी पड़ रही है गिरावट की वजह से। एक और फैक्टर आपको जाते जाते बता देता हूं। जापान की बॉन्ड यील्ड 10 साल वाली 1.8 से ऊपर चल रही है, विच इज हाईएस्ट सिंस 2006। 2006 के बाद इतनी बड़ी रैली उसमें अब आई है, क्योंकि वहां पे भी करेंसी उनकी वीक हो रही थी। तो उसको मजबूत करने के लिए उन्होंने अपने यहां रेट बढ़ाने का एक तरीके से फैसला लेने वाले हैं। 19 दिसंबर को उनकी बैठक है। अगर वहां पे रेट हाइक होता है तो आप देखेंगे कि उनकी जो करेंसी वो स्ट्रेंथन होगी, और इसका इंपैक्ट और दुनिया के बाजारों में पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे बड़े चीप करेंसी के एक्सपोर्टर हैं।
तो मैंने हमेशा जब आपको ये समझाया इक्विटी मार्केट को कैसे समझे, तो बॉन्ड मार्केट और मनी मार्केट को समझिए। करेंसी का मूव मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इक्विटी मार्केट को समझने के लिए। जीडीपी नंबर आया, नॉमिनल नहीं अच्छा है आपका, नॉमिनल जीडीपी आपकी 8.7 है। उसी दिन हम लोगों ने कहा था कि ये अच्छी तस्वीर नहीं दिख रही है और इसका इंपैक्ट आएगा, मार्केट इसको पसंद नहीं करेगा, और मार्केट ने पसंद नहीं किया है। तो अब हमारी नजर बनी रहेगी कि डॉलर और रुपये का संबंध यहां से किस तरह आगे बनता बिगड़ता है। प्रिडिक्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन रास्ते कमजोरी की तरफ ही खुलते हुए दिख रहे हैं। नजर बनाए रखिए उसमें। अगर करेंसी वीक आपकी ओर होती है तो आपके मार्केट के लिए चलना मुश्किल हो जाएगा, ये आप तय मान लीजिए। तो होपफुली कि इसमें आपको काफी कुछ समझ में आया होगा, किस तरह से अपनी स्ट्रेटजीज बनानी है। आप लोग अपने एडवाइजर से पूछिए और खुद अपना दिमाग लगाइए। मेरा उद्देश्य था कि आपको ये जानकारी और सूचना आप तक पहुंचाना। पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी दबाइए, तो आपको सूचना भी मिलती रहेगी जब भी मैं कोई नया शो डालूंगा। तो उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।